तो अब इधर ध्यान देखना आपको, चैप्टर का नाम क्या है हमारे, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली हमारी एनसीईआरटी से चैप्टर क्या कर दिया, काट दिया। आधा पी ब्लॉक कहाँ है, 11th की एनसीईआरटी के अंदर था, आधा पी ब्लॉक कहाँ है, 12th की एनसीईआरटी के अंदर है। तो अगर तुम्हारे पास में है पुराने वाली एनसीईआरटी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में नई एनसीईआरटी है तो पीडीएफ में इसकी ग्रुप में डाल दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लियो, पी ब्लॉक जरूर पढ़ लियो। वैसे तो ज्यादातर पी ब्लॉक तुमने कहाँ देख लिया, ज्यादातर पी ब्लॉक तुमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ लिया, बहुत सारा पी ब्लॉक तुमने कहाँ पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल। जैसे कि तुम्हारा एटॉमिक साइज का पोर्शन है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके ऑलरेडी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑलरेडी तुमने पढ़ ली। तो टेक्निकली इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, बस एक बार वो है ना कि चैप्टर का नाम हमें पूरा करना, चैप्टर का नाम पूरा करना, समझना कि क्या है क्या नहीं है, तो इस वजह से हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। 11th क्लास के 12th क्लास के एनसीईआरटी का कंबाइंड टॉपिक है, जिसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। ठीक है, अब पी ब्लॉक कहां से कहां दिखेगा, देखो पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट दिखा रखा, तुम्हें दिखा रखा गया, ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। अगर तुम पीरियोडिक टेबल के इस पार्ट को देखो तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक 1 2 3 4 5 6 कितने ग्रुप हैं टोटल, 6 ग्रुप यहाँ पर किसके अंदर आते हैं भाई, पी ब्लॉक के अंदर आ रहे। समझ में नहीं आ रही बात, आ रही बात समझ में, कितने ग्रुप हैं यहाँ पर, 6 ग्रुप है। और अगर मैं पीरियड की बात करूं, तुम्हारे अगर याद होगा तो हीलियम कौन से पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 7th यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, बेसिकली रेडियोएक्टिव एलिमेंट का ग्रुप होता है वो, तो उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो टेक्निकली अगर मैं देखूं पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं करता हूं, पी ब्लॉक की पोजीशन की बात करता हूं, तो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आता है, और पीरियड नंबर क्या आता है, 2 to 7। ये आपके पी ब्लॉक की पोजीशन होती है। पी ब्लॉक जो होता है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पर पाया जाता है। समझ में आ रही बात, क्या होता है भैया, एक्सट्रीम राइट बोलेंगे सॉरी से, क्योंकि हम ऐसे खड़े होकर करेंगे ना, है 1 to 6 नहीं, 1 में नहीं है, हीलियम तो बेटा एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, टेक्निकली वो इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में तुम्हारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 नहीं है क्या। तो ग्रुप नंबर क्या है भैया, इधर क्या ध्यान देना तुम्हें ध्यान देना है कि ग्रुप नंबर 13 से 18 और पीरियड नंबर 2 से 7 यहां पर हमारा आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, इकलौता ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स कहां, इसके अंदर, सारे के सारे मेटलॉइड्स कहां पर पाए जाते हैं, इसके अंदर। और कमाल की बात यह है कि जितनी भी इनर्ट गैसेज होती है वो सब भी हमें कहां देखने मिलेगी भाई, पी ब्लॉक के अंदर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब मेटलॉइड ध्यान रखना, मेटलॉइड क्या है, मेटलॉइड है तुम्हारा पहला तो बोरोन आ गया, बोरोन से फिर सिलिकॉन आया, सिलिकॉन से जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टाटीन। ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो पैटर्न है लाइन जिगजैग वाला, ध्यान से देखिएगा। कहीं पर आपने देखोगे कुछ लोग बताते हैं कि एस्टाटीन को मेटलॉइड में काउंट नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है, एस्टाटीन इज आल्सो ए मेटलॉइड। लेकिन ये कैसा मेटलॉइड है, ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव मेटलॉइड। कैसा मेटलॉइड है भैया, रेडियो एक्टिव मेटलॉइड होता है, ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कौन कौन से मेटलॉइड हो गए तुम्हारा, बोरोन आ गया, बोरोन से क्या पहुंचे, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो यहां पर एक था, डायगोनल में आके फिर 2 आए, फिर बराबर में आके 2 इधर आए, फिर एक इधर और एक इधर, क्या बन गया, डायगोनल से बन गया। तो इस तरीके से क्या रखना, ध्यान रखना। तो अगर तुम इसकी थोड़ा सा इमेज को भी समझने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे M, और ये क्या रहा, M। आ रही बात समझ में, अबे ऐसे तो बन रहा है। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा ये ग्रुप नंबर 18 सभी के सभी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर इनर्ट गैस होती हैं। जो आपका 3 ग्रुप ऐसे हैं, अच्छा 3 को छोड़ दीजिएगा, मैं सभी ग्रुप के बारे में बात करता हूं। ग्रुप नंबर जो आपका ये 13 है, ये आपका बोरॉन फैमिली होता है। ग्रुप नंबर 14 को हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम निकोजेंस भी बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूं। ग्रुप नंबर 16 जो होता है आपका, वो होता है ऑक्सीजन फैमिली। सारी बात समझ में। ऑक्सीजन फैमिली का एक और नाम था, क्या नाम था, याद करो, हाँ, चैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस भी कुछ लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, जो कि सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। आ रही बात समझ में। ये सारे के सारी चीजें बेटा हमने क्या कर ली थी, अपनी पहले के प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम कवर अप कर चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात। तो पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया भैया, इंट्रोडक्शन बेसिक, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये जो पी ब्लॉक के बारे में मैंने बेटा आपको जानकारी दी है, वो वही सारी की सारी जानकारी है। जैसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक का कहां एंटर करता है, एनपी सब शेल में, वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। आम और बेसिक सिंपल शब्दों में समझिएगा कि n का मतलब होता है पीरियड नंबर, जो भी पीरियड नंबर होगा वही p ऑर्बिटल होगा। सेकंड पीरियड में कौन सा p ऑर्बिटल भरा जाएगा 2p, थर्ड में कौन सा भरा जाएगा 3p, फोर्थ में कौन सा भरा जाएगा 4p। उसके अलावा पोजीशन क्या है, 6 ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 13 से 18 ऑलरेडी डिस्कस्ड। पीरियड होते हैं यहां पर 2 से 7 ऑलरेडी डिस्कस्ड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NH2 NP126, इसका मतलब समझिएगा, हालांकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं लेकिन फिर भी समझिएगा कि यहां पर इसका क्या मतलब है। देखो अगर आप देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक आपका एक्सट्रीम राइट पर है, हाँ या ना। ये ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 1 2 3 4, इस 4 में यहां पर क्या लगा होगा, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट लगे होंगे, हाँ या ना। और यहां पर क्या होते हैं आपके एस ब्लॉक लगे होंगे। स्टार्टिंग तो आपको इधर से करनी पड़ेगी ना, तो अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा, एस ब्लॉक से। यानी एस के जो 2 ग्रुप हैं उन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में तब आपकी एंट्री कहां पर होगी, पी के बाद में होगी। इसीलिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा होगा कि जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्टिंग कहां से होती है, एस से शुरू होती है और खत्म होती है पी पर। डी और एफ उनके बीच में ही आता है, ठीक है। चल मेरे भाई, तो ये क्या है NH2 और NP6, यानी S के अंदर क्या होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड कर दिए जाएंगे और P के अंदर 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक यहां पर क्या होंगे, फिल होंगे। सर क्यों होंगे, अबे P याद करो, डंबल शेप, भूल गए क्या, डंबल शेप। डंबल शेप में कितने डब्बे, 3 डब्बे। अबे कितने डब्बे, 3 डब्बे। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। डब्बा बोले तो ऑर्बिटल, डब्बा बोले तो ऑर्बिटल। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने डब्बे, 3 डब्बे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। भूलोगे क्या, अरे भूलना मत, ठीक है गधों, ठीक है। चलो भाई, ओनली ब्लॉक, इकलौता ऐसा ब्लॉक है पूरी पीरियोडिक टेबल का, भाई 4 ब्लॉक है SPDF। आ रही बात समझ में, कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक, S P D और F। इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें सारे के सारे क्या है भाई, नॉन मेटल। सारे के सारे क्या होते हैं, मेटलोइड्स। सारे के सारे क्या है भाई, इनर्ट गैस। कुछ मेटल्स भी है, सारे मेटल्स नहीं है, कुछ मेटल्स हैं और कुछ यहां पर क्या दिखाई पड़ते हैं, रेडियोएक्टिव। अबे रेडियोएक्टिव का ई खा गए क्या हम, ये लोग। तो ये क्या हो गया, रेडियोएक्टिव मेटल्स यहां पर पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात। अब रेडियोएक्टिव मेटल बेसिकली कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, यहां पर रेडियोएक्टिव मेटल और भी है, पीरियड नंबर 7 का आता है, लेकिन पीरियड नंबर 6 तक भी 3 एटम यहां पर क्या दिखाई पड़ेंगे तुम्हें, रेडियोएक्टिव दिखाई पड़ेंगे। एक हो गया तुम्हारा पोलोनियम, एक हो गया एस्टेटिन और एक हो गया क्या बोलते हैं इसको, रेडोन बोलते हैं, सॉरी। आ रही बात समझ में। तो क्या होगा, पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडोन, ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों रेडियोएक्टिव है। पोलोनियम जो है वो आपका कैसा होता है, वो होता है नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और एस्टेटिन जो होता है और रेडोन जो होता है बेटा वो कैसा होता है आपका आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव मेटल होता है। ये चीज आपको क्या रखनी, याद रखनी। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि भैया क्या है, लेकिन ये जनरल सी चीज है जो आपको वैसे भी मालूम होनी चाहिए। भाई आप नीट की प्रिपरेशन करें तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, बेसिक सा फंडा है, आपको क्या रखना, ध्यान रखना। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, हाँ भाई कोई दिक्कत, बढ़ो आगे या नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या, कब्ज वब्ज की, पेट में दिक्कत की नहीं, फिर ठीक है। तो अब आ जाइएगा, अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई पढ़ तो पहले ही रखा तुमने, लेकिन फिर भी पढ़ लो। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में आप ध्यान रखिएगा कि जिन ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, जिन ग्रुप का ग्रुप नंबर आपका इवन नंबर में होगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है, उस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इवन होगी। जिस ग्रुप का ग्रुप नंबर ऑड नंबर होता है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो क्या होगी आपकी, उसकी भी ऑड होगी। ऑड ग्रुप नंबर कौन से, ग्रुप नंबर 13, 15, 17, इनकी क्या मिलेगी, ऑड में मिलेगी। इवन नंबर में क्या है आपके 14, 16, 16, 14, 16 और 18। तो ये क्या हो गए बेटा आपके, ये हो गए आपके इवन ग्रुप नंबर हो गए। तो इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑड ग्रुप नंबर क्या शो करेंगे, ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट। इवन ग्रुप नंबर क्या शो करेंगे, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट। सर हमने कई जगह पर एग्जांपल ऐसा देखा कि जहां पर इसके अलावा कहानी होती है, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो आपका मिक्सचर होगा। एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल है हमारा N2O4। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ऑक्सीजन की 1 की -2, टोटल 4 के ऊपर कितना चार्ज हो गया, माइनस का 8 हो गया। माइनस के 8 को 2
एटम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक नाइट्रोजन पर कितना आएगा, +4 का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 की। अब ध्यान दीजिएगा सर, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 का है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए थी, ऑड नंबर में आनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन है उसकी क्या है, +4 है। कैसे आ रही है, इवन नंबर आ रही है। सर हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे मुमकिन है ब्रो? तो ऐसा इसलिए मुमकिन है कि अगर कभी इस नॉर्मल ट्रेंड से हट करके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही तो वो कंपाउंड कैसा है, वो एक मिक्सचर होगा। कैसा होगा, मिक्सचर होगा। जैसे जब हमने एनालाइज किया N2O4 को तो हमने पाया N2O4 में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है N2O5 और दूसरा क्या होता है, N2O3। अरे भाई समझ में आ रही है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 की, और इसमें कितनी है, +5 की। इन दोनों को मिला जाता है, वैसे भी देख लो ना, तुक्का मारने का नाम का कि 5 और 3 8, 8/2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 4। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। तो N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, +4। कितनी है, अबे बोल लो भाई, +4 है। यहां पे कितनी है नाइट्रोजन की, +5 और +3। तो ये समझना जरूरी है कि अगर इससे अलग ट्रेंड हटके आ रहा है तो वो कैसा है भाई, वो एक मिक्सचर होगा। बोलो भाई, समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात यहां पर, ठीक है। चलिएगा, अब जो भी उसका ग्रुप नंबर होगा, जो भी उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर, वही उसकी क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। अब ग्रुप नंबर 13 है तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 13 होगी, नहीं। याद करो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, मेंडलीव ने इनको कहां रखा था, मेंडलीव ने इनको रखा था ए सब ग्रुप के अंदर। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन याद है कि मेंडलीव ने कितने ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप बनाए थे, जिसमें ग्रुप नंबर 1 to 7 बेटा 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। ग्रुप नंबर ए के अंदर उसने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रखा था, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा था। तो यहां पर जो ग्रुप नंबर 13 है एक्चुअल में वो मेंडलीव का ग्रुप नंबर 3A है, जो 14 है वो मेंडलीव का 4A है, जो आपका ग्रुप नंबर 15 है वो मेंडलीव का 5A है। तो जिसका जो 3A है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी मिलेगी, 3, 4 वाले की 4, 5 वाले की 5। ये आपके याद नहीं रहता तो ध्यान रखना है कि 13 का लास्ट की डिजिट क्या है भैया, 3 है, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगी। 14 की लास्ट की डिजिट क्या है, 4, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, 4। 15 की लास्ट की डिजिट क्या रहेगी, 5, तो उसकी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी भाई, 5 ही रहने वाली है। नहीं आई समझ में, आ गई क्या समझ में आई, जो कुछ भी आया, ठीक है, क्लियर है। तो यह है कि ग्रुप नंबर जो होगा, जो भी ग्रुप नंबर होगा वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि कोवैलेंसी जो है वो ग्रुप नंबर से ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिपीट से मान लो बस आपका, अब देखिएगा ये आपका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। ये आपका एक यहां पर एक स्लाइड ऐड हुई है, इसको देखिएगा। ग्रुप नंबर 13 को हमने क्या नाम दिया बेटा, 3A का नाम दिया। अबे याद देख रहे हैं क्या, ग्रुप नंबर 13 क्या है, 3A, 14 4A, 15 5A, 16 6A, 17 7 है, और 18 को मेंडलीव ने क्या बोला था, 0 ग्रुप। नहीं भूले, याद है ना। हालांकि 0 ग्रुप मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, ये बाद में यूज किया गया था, समझ में आ रही है। मेंडलीव ने तो 8 यूज करे थे। अब वही सेम पैटर्न है कि बोरोन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एक मिनट, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गया टेलुरियम, और ये क्या आ गया, एस्टेटिन आ गया। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके मेटलोइड होते हैं। समझ में आ रही भाई बात आपके, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है कि पोलोनियम से लेकर के रेडोन तक कैसे हैं, रेडियोएक्टिव, जिसमें पोलोनियम नेचुरल है, खाली रेडोन आर्टिफिशियल नहीं है, रेडोन के साथ साथ एस्टेटिन भी दोनों मिलाकर के क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। अब देखो हम यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गई भाई बात आपके। अब इधर नोट कीजिएगा, देखो बेटा ये क्या है, ग्रुप नंबर 13 का 3A है, या तो इसको 3 मान लो या इसके 1 के बाद वाले डिजिट मान लो। तो इस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। कितनी होगी, +3। लेकिन +3 के अलावा -2 एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस होगा यहां पर, उसको भी हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे जिसको। तो या तो इसकी +3 होगी या 2 के डिफरेंस पर क्या होगी, +1। तो ग्रुप नंबर 13 की क्या होगी, +3 होगी या फिर +1। ग्रुप नंबर 14 में क्या है, 4 है, तो मैक्सिमम क्या होगी, +4, और +4 में 2 के डिफरेंस पर क्या हो गई, +2। कुछ केसेस में आपको क्या दिखाई पड़ सकती है, -4 भी दिखाई पड़ सकती है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया, कोई टेंशन नहीं। जैसे कि मीथेन के केस में कार्बन -4 होगा, हाइड्रोजन +4 होगा, वो सॉरी +1 होगा। आ रही बात समझ में, चलिएगा। ग्रुप नंबर 5A दिखाई पड़ रहा है आपको, आया ना। तो जो ग्रुप नंबर 5A है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5। फिर 2 के डिफरेंस पे कितनी होगी, 3। फिर 2 के डिफरेंस पे कितनी होगी,
प्लस का 1, ठीक है। हालांकि कुछ जगह पर ये -3 भी आपको दिखाई पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं दिखाई पड़ सकती। जब आप पढ़ेंगे और आगे चीजों को देखेंगे तो उनका बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि इनकी रेंज होती है -3 से +3 तक, कुछ भी मिल सकता है बेसिकली। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन आप समझिएगा कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या +5 +3 +1 और कभी कभी -3 अदर है, मतलब इनसे अलग है। तो ये ना, ये जो डाटा लिया गया है माइनस वाला, ये डाटा कहां से उठाया गया? ये उठाया गया आपके एनसीईआरटी के टेबल से। आ रही बात समझ में? बाकी ये जो डाटा है जनरल डाटा है, सब जगह आपको यही मिलेगा, इनका जिक्र आपको बेसिकली देखने नहीं मिलेगा। ग्रुप नंबर 6 में देखिएगा +6 +4 2 का डिफरेंस चलेगा भैया, +4, और कुछ जगह पर क्या दिखाई पड़ेगी? -2 भी दिखाई पड़ेगी। ग्रुप नंबर 17 में +7 +5 +3 और +1, कुछ जगह पर क्या दिखाई पड़ेगी? -1 भी है। 0 ग्रुप के अंदर +8 +6 +4 और लास्ट में क्या आ गया तुम्हारा? +2। समझ में आ रही बात आपके? सर 0 ग्रुप इनर्ट गैस तो क्या नहीं बनाते? कंपाउंड नहीं बनाते, ये तो नोबल गैस होती हैं, इनर्ट होती हैं, तो इनके कहां से आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे बना लेते हैं यार, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लालच आ जाता है। बड़े कंपाउंड जैसे कि जिनोन वगैरह, वो इसके तो अनसर्ट कंपाउंड है भैया, स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे? जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखी थी, HCF4 HCF2 HCO2F2। आ रही बात समझ में? तो ये क्या था भैया? ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का था, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। कोई समस्या, कोई किल्लत किसी बात की, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो यहां पर समझ में आ गया तुम्हारा ये 3 जो पोर्शन था, जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था, होता। अब 3 एलिमेंट जो है आपके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फोन, याद रखिएगा कौन सा एलिमेंट है? फोन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, याद है ना? फोन कॉल बताया था, ट्रिक बताई थी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। सर नाइट्रोजन कभी भी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। सर अभी तो आपने पीछे N2O5 का कंपाउंड दिखाया, उसमें +5 की, अब वो कोवेलेंसियां का दो, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, वो थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। पॉजिटिव नाइट्रोजन, देखो सबसे ताकतवर कौन है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? कि जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, ध्यान सुनिएगा। तो जिसकी तरफ को चला जा रहा है वो कैसा होगा? नेगेटिव। जिससे दूर जा रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अब ये फ्लोरीन की कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और नाइट्रोजन से भी खींच लेगा। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने आए या फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन के सामने आए, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन, दोनों उससे नाइट्रोजन से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। दोनों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल किसके साथ में दिखाएगा? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में दिखाएगा। 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं, N2O5 और NO3-। NO3 नहीं मिलेगा तो HNO3 भी यहां पर हो सकता है, जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या होती है बेटा? +5 होती है। ये आपको क्या रखनी, याद रखनी, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, सेम कहानी किसकी? ऑक्सीजन से। सर ऑक्सीजन से ताकतवर तो एक ही एलिमेंट है, कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन एक थप्पड़ मारेगा, चल बे गधा इधर आ, पकड़ के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो फ्लोरीन के सामने को ऑक्सीजन केवल एक ही आदमी के सामने हाथ जोड़ेगा, किसके सामने? फ्लोरीन। कहूंगा माई बाप तू फ्लोरीन है, तेरे से कौन पंगा लेगा, मरना थोड़ी है मुझे। नाइट्रोजन दोनों के आगे हाथ जोड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ऑक्सीजन किसके आगे हाथ जोड़ रहा? फ्लोरीन का, कि जी मुझे बखस दो, इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मैं तो खुद अपनी इच्छा से देना, मुझे मरना थोड़ा ही है भाई, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन है, ये केवल किसके साथ में पॉजिटिव शो करेगा? फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। जैसे कि OF2 या फिर O2F2। ऑक्सीजन कभी भी +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। यहां से कंक्लूजन देने वाला हूं मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा ये क्या है आपका थर्ड वाला? फ्लोरीन। फ्लोरीन के आगे है हिम्मत किसी की कोई बोल जा, तो फ्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव, -1 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा क्या होगा? -1 होगा। अब एक चीज तुमने नोट करी कि नाइट्रोजन के एक्सेप्शन को छोड़ दो, नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 5A का मेंबर, हाँ या ना? 15 का मेंबर, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इस ग्रुप की? +5। इसकी कितनी होती है? +6। इसकी कितनी होती है मैक्सिमम? +7। याद आया? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये कभी भी आपके अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ में आ रही भैया बात आपके? फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये कभी भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेंगे। इस चीज को समझिएगा। सर बोरोन 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 बोरोन, अबे बोरोन में तो गधों हैं 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन में हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो तो 3 तो शो ही करेगा, वो करेगा 3 तो शो करता ही करता है। BF3 हो गया, हरी बात समझ में, BCl3 हो गया,
B2H6 हो गया, BH3 हो गया, डाइबोरेन इसका एग्जांपल है। आ रही समझ में बात? तो ये क्या है, आपका नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और फ्लोरीन हुआ, ये कभी भी अपने ग्रुप के नंबर के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। ये बहुत काम की बात है, याद रखनी है आपको। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब सवाल ये आया, सर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बताया कि -2 का डिफरेंस है, तो -2 का डिफरेंस क्यों आया? तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो एक फिनोमिना काम करता है बेटा, जो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है बच्चों? इनर्ट पेयर। ऊपर एक चीज और समझिएगा इससे पहले, कि जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जैसे बोरोन है, अभी ध्यान से देखना, जैसे ये क्या है आपका बोरोन है, तो बोरोन में क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अबे याद है ना ट्रिक, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहें शिवजी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन नेहरा और कार्तिक 0 रन पर आउट। अबे याद है ना? ठीक है, चलो चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या है +3 और क्या होगी +1। तो ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती चली जाएगी? इसकी +1। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ को बोल रहा हूं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? +3। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कि थैलियम +1 का ज्यादा स्टेबल है या थैलियम +3 का ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? थैलियम +1 का ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि थैलियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा? +1 वाली को शो करेगा। इसका रीजन है कि सर थैलियम के पास भी तो बोरोन की तरह 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? और बोरोन की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? NH2 बोरोन फैमिली की सभी की। P में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मन में सवाल ये आया कि सर ये जो थैलियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर वो बोरोन की तरह ऐसा क्यों नहीं करता? उसका कारण है कि जो थैलियम की जो ये आपका 2, 3, 4, 5, 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 6s2 और 6p1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो अंदर की पेयर है ना इसकी इनर्ट वाली, जो अंदर की पेयर है, उस इनर्ट पेयर को क्या नहीं करता है? बॉन्ड बनाने में यूज नहीं करता। कहता है कि भैया मेरा तो पहले जोड़े में है, मैं क्यों अपना जोड़ा खराब करूं अपने का? एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा है, इससे बॉन्ड बना लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। समझ में आ रही बात आपके भैया? तो इस वजह से इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जो तुम्हारा s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो कहां पर लगा इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद में। आशीष वापिस आ जाओ। कहां अप्लाई होता है भैया? पोस्ट ट्रांजिशन। सर पोस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद वाले पीरियड के ऊपर, मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? अप्लाई होता है, यानी 4th पीरियड से शुरू होता है। ठीक है, उसके अलावा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल के, सबसे बाहर वाले सारे नहीं, आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम शेयर नहीं करते। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका जिनोन का कोर है, 6th पीरियड की बात हो रही भैया, अरे बात समझ में? थैलियम की बात हो रही। ये आपका जिनोन का कोर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। आउटरमोस्ट शेल क्या होगा? 6s, अंदर उसके 5d फिर 4f होगा, हाँ है ना? ठीक है, क्लियर है। और इसके बाहर में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इसके मतलब इसी के अंदर 6s के साथ साथ इसी के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? 6p भी दिखाई पड़ेगा। 6p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े में है ना, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर नहीं करता, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं करता, केवल यही अकेला इलेक्ट्रॉन कहां करता है? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ रही बात भैया? और ऐसा इसलिए होता है कि ये f और d इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफी पुअर होने की वजह से s इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, तो बहुत टाइटली बाउंड रहता है वो। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक है, अब इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो बोरॉन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, इन तीनों फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। और जो लाइटर एलिमेंट है, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट है ग्रुप के तीनों के, आ रही बात समझ में? उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। अगर मैं बात करूं बोरोन फैमिली में, तो उसमें क्या होगा भैया? +3 होगी। कार्बन फैमिली में हायर वालों में क्या होगी? +4 होगी। नाइट्रोजन वालों में, हायर वालों में क्या होगी? +5 की होगी। और जो हैवियर एलिमेंट है, नीचे वाले एलिमेंट है, आ रही बात समझ में? जैसे कि आपका इंडियम और थैलियम, तो इंडियम और थैलियम में कौन सी स्टेबल होगी? +1 की आपकी होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब यहां पर भी ये दिक्कत है, आ रही बात समझ में? अब देखो, अब समझ में आया कि 2 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है।
2 इलेक्ट्रॉन से वो लेन देन नहीं कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा, तो इसीलिए यहां पर -2 का डिफरेंस आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक तरफ इंडियम आ गया, एक तरफ क्या आ गया, थैलियम। अगर मैं पूछूं सर इंडियम +1 में और थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर क्या है, थैलियम +1, क्योंकि याद करो ऊपर से नीचे आने पर +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बात? तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो लास्ट जो हर ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है केवल उसमें ही बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, अप्लाई होता है। ये चीज आपको क्या रखनी बेटा, ध्यान रखनी। ये देखिएगा, यही तो बता रखा मैंने इसके अंदर कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम यूजुअली क्या शो करेंगे, +1 की, और आपके बोरोन, एल्यूमिनियम यूजुअली क्या शो करेंगे, +3। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने लगूं कि गैलियम +1 में और थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है, आंसर है थैलियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही। बोरोन +3 में, बोरोन +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है सर, बोरोन ज्यादा स्टेबल है। एल्यूमिनियम +3 के अंदर, एल्यूमिनियम +1 के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन है सर, ये। समझ में आ रही ना बात आपके, क्लियर है? तो इस तरह से क्या रखना आपको, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये देखिएगा एग्जांपल हमने यहां पर ले भी रखे कि ये हो गया हमारा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या हो गया, बिस्मिथ हो गया। कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन फैमिली के। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। समझ में आ रही बात? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी यानी कि नाइट्रोजन फैमिली कौन से एलिमेंट का है, ग्रुप नंबर 15 का है ना। ग्रुप नंबर 15 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। लोअर वाली में क्या होगी, +3। तो जो नीचे के एलिमेंट है उनमें क्या होगी, +3 की स्टेबल होगी। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी कि इनमें कौन सी स्टेबल होगी, +3 की। इनमें कौन सी स्टेबल होगी, +5 की, हाँ या ना। तो +3 भी सबसे ज्यादा बिस्मथ में, फिर एंटीमनी में, फिर आर्सेनिक में, ये लीजिएगा। अब अगर मैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की +5 की बात करूं तो +5 की स्टेबिलिटी भाई बिस्मथ में तो होगी नहीं, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रही है, वो हो रही ना। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आर्सेनिक की, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। तो ये क्रम क्या हो गया, ऐसा आ गया। ये पीआई नहीं है, ये पीटी है, PtCl2, और ये क्या हो गया, PtCl4। यहां पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 की है। समझ में रहे? अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका है बेटा, सॉरी पीटी नहीं है, पीबी है। क्या है भैया, पीबी, लेड है ये, लेड, ठीक है। कार्बन फैमिली का ये कितना है, +4, ये कितना है आपका, +2। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन फैमिली, कहे शिवजी सुनो प्रभु, ये तो सबसे लास्ट का है भैया। कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14, या तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या क्या होगी, +2। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या रहेगी, +2। तो यहां पर PbCl2 +2 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। एक एग्जांपल है आपका TLI3, क्वेश्चन में भी आया हुआ है TLI3 का, जो आपका ध्यान से सुनिएगा। TLI3 देख क्या कर रखा होगा, गधे ने गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। TLI3 टेलुरियम, जो आपका टेलुरियम ट्राई आयोडाइड होगा बेटा, ये कैसे होगा, TLI3 आपका दो तरह से टूट सकता है, या तो ये Tl+3 के अंदर, या फिर ये किसके अंदर टूटेगा, I- के अंदर, ठीक है। लेकिन चूंकि टेलुरियम, अबे थैलियम, सॉरी टेलुरियम का नाम है थैलियम, जो है आपका सबसे लास्ट का एलिमेंट है, वो तो +3 शो नहीं कर सकता। तो कंपाउंड ऐसे टूटेगा क्या, नहीं। कंपाउंड कैसे टूटेगा, Tl+1 में और I3- के अंदर, और I3- की हाइब्रिडाइजेशन में निकालने से दिखाई थी मैंने आपको, याद आया? तो ये क्या है आपके, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बेटा हमने यहाँ पर क्या कर लिए, देख लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, बढ़ जाए आगे। तो ये क्या, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट की स्टेबिलिटी को लेकर के कोई क्वेश्चन आने लगा, क्या वो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम करते हैं, यहां पर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब टोटल 6 फैमिली है, एक एक फैमिली को हम करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली फैमिली आती है बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली के एलिमेंट का नाम बताइएगा सर। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, नहीं नहीं, एक नया एलिमेंट है, निहोमियम इसको हम बोलते हैं। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं भैया, निहोमियम के नाम से जाना जाता है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये निहोमियम 7th पीरियड का है। तो इसका एटॉमिक नंबर 113, एटॉमिक मास 286 है। सिंथेटिकली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट उन एलिमेंट को बोलते हैं जो अपने हाफ लाइफ पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसकी हाफ लाइफ टाइम कुल कितना है, 20 सेकंड का। अब सोचो, एक एलिमेंट तुमने बनाया और 20 सेकंड के बाद खत्म हो गया, तो तुम क्या घंटा केमिस्ट्री पता कर लोगे इसकी? समझ में आ रही बात? लेकिन एलिमेंट तो बना लिया ना। तो इसीलिए निहोमियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और हाफ लाइफ
लाइफ, ये तीनों चीजें एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये आपके काम में आ सकती हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाफ लाइफ ऑफ निहोमियम इज, आंसर जाएगा 20 सेकंड ओनली। दैट्स व्हाई इसकी जो केमिस्ट्री है बेटा वो क्या होती है, नॉन डिस्कवर्ड होती है, कोई दिक्कत वाली बात। उसके अलावा हम बोरॉन की बात करते हैं, सर बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी चारों के चारों क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल करती है बेटा, बोरॉन से रिजेंबल करती है। बाकी जो आपके गैलियम, इंडियम और थैलियम है ये एक्सक्लूसिवली मेटल होते हैं और नेचर के अंदर बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि नेचर में बहुत बड़े लेवल को उनको देखने मिलता है, समझ में आ रही बात। बोरॉन भी रेयर मेटल के अंदर कैटेगरी में आता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.0001% बाई मास ही हमें मिलता है। एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल के अंदर हमें देखने मिलता है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात। चलिएगा, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखिएगा, अब ये फोटोग्राफ आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन समझते हैं कहाँ यूज करेंगे। ये आपको रोड दिखाई पड़ रही है, ये कंट्रोल रोड बोलते हैं, किसकी बनी होती है, बोरॉन की और कैडमियम की बनी होती है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन को कंट्रोल करने में किया जाता है, समझ में आ रही बात। तो बोरॉन और कैडमियम का यूज कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कंट्रोलिंग रोड। ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता नाइट्रिक एसिड और क्रोमिक एसिड के साथ में, क्योंकि एल्यूमिनियम की टेक्सचर देखो थोड़ा डल सा हो रहा। तो डल होने का कारण क्या है, अबे एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, काले पड़ जाते हैं बर्तन, समझ में आ रही बात। तो ऑक्साइड की लेयर के कारण वो नॉन रिएक्टिव की तरह से एक्ट करने लगता है। गैलियम की खास बात देखिए, अब ये आपका गैलियम है, इस गैलियम को अगर आप ध्यान से देखो तो हाथ पे रखते ही पिघलेगा। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 303 केल्विन का, एनसीईआरटी के अंदर डाटा मेंशन है। कितने डिग्री का भाई, कितने केल्विन है भैया, 303 केल्विन, यानी कि लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री का। तो पूछा जाता है, देखो लिक्विड मेटल मरकरी, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, समझना बात को। और ऐसा मेटल जो काफी सॉफ्ट है और हाथ पे रखते पिघल जाता है, वो इकलौता मेटल बेटा गैलियम है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है। जैसे ही तुम हाथ पे रखोगे तो बॉडी की हीट से वो क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा। तो लिखा भी है कि ये ऐसा है, हाथ पर ही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और रूम टेम्परेचर पर क्या क्या इसे लिक्विड, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर हम जनरली 25-26 डिग्री का, 24-25 डिग्री का मान करके चलते हैं। 25 से 27 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, 30 डिग्री है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप इसे सॉलिडिफिकेशन करना चाहोगे वैसे वैसे क्या करता है, ये फैलता है। आरी बात समझ में, आप क्या करोगे, इसे सॉलिडिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करने लगेगा, फैलने लगेगा। सर लिक्विड फैलता है, नहीं भाई, ये तो खूबी है इसकी, लिक्विड फैलता है, लेकिन ये क्या है, सॉलिडिफाई करने के ऊपर ये क्या करने लग जाता है, फैलने लग जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम बीपी इंस्ट्रूमेंट और थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं, पारे वाले। अब अकरेंस के बारे में देखिएगा, तो बेटा मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर देखे, लेकिन अकरेंस का जिक्र कभी किसी ने नहीं किया। अकरेंस से कभी क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब टाइम खराब हो तो ऊंट पे बैठ जाओ, कुत्ता काट ही लेता है। तो अकरेंस एनसीईआरटी में एम्फेसाइज देके दिया गया है, लेकिन आज तक इसको मैंने नहीं देखा कि किसी ने पढ़ाया हो कि जो एनसीईआरटी का डाटा, तो फिर भी मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का डाटा इंक्लूड कर लिया, जरूरी है करना। तो अकरेंस आपके दो एलिमेंट की है, देखो गैलियम, इंडियम और थैलियम तो नेचर में बहुत कम देखने मिलते हैं, उसका तो कोई जिक्र नहीं है। हम बोरॉन और एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं, तो बेटा जो बोरॉन है ना, उसको हम रेयर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0.00031% बाई मास होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कितनी कम क्वांटिटी है भैया, आ रही बात समझ में। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी मास वहां से मिलेगा उसमें केवल कितना मिलेगा, 0.0001% ही आपको दिखाई पड़ेगा। तीन फॉर्म में बेसिकली हमें दिखाई पड़ता है, एक होता है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, जिसे हम बोरासिड के नाम से बोलते हैं ना, स्टोर पर बोरासिड दे दो जी, गांवों के अंदर बड़ा कॉमन बोलते हैं बोरासिड, वो एक्चुअली बोरिक एसिड होता है। उसके अलावा बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O, समझ में आ रही बात। इंडिया के अंदर जो कि सबसे ज्यादा कहां दिखाई पड़ता है, पोगा वैली लद्दाख के अंदर और सांबर लेक राजस्थान के अंदर। उसके अलावा कर्नाइट होता है, कर्नाइट का फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है बोरेक्स की तरह, Na2B4O7, लेकिन यहां पर कितने मॉलिक्यूल है, पानी के 10, यहां पर कितने मॉलिक्यूल है, 4, इतना डिफरेंस है। बोरोन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है B10 और एक होता है B11। B11 की अबंडेंस नेचर में 81% की है और B10 की कितनी है भैया, 19% की है। तो ये आपका क्या है, ये आपके बोरोन की अकरेंस देखिएगा। ये आपके किसका स्ट्रक्चर है, बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड में आप देखिएगा बीच में कौन सा एटम है, बोरोन है। ये कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, H3BO3, जो कि बेसिकली ट्राइमेरिक फॉर्म में हमको पाया जाता है। 3 यूनिट इसकी होती है। उसके अलावा
ये आपको बोरेक्स और कर्नाइट का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा, Na2B4O7.10H2O। तो ये क्या है आपका, ये आपका कर्नाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। बाद में एक बार इनका स्ट्रक्चर और आपको एक्सप्लेन करेंगे, कितने किस तरह के बॉन्ड होते हैं वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया एल्यूमिनियम के बारे में। किसके बारे में बात करें जी? एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कितना होता है? 8.3% बाई मास। पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या दिखाई पड़ता है? मेटल की बात हो रही भैया। कितना मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन 45.5% और सिलिकॉन कितना हो गया? लगभग 27-28% के करीब होता है। तीन फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेगा, एक होगा बॉक्साइट, एक होगा क्रायोलाइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3AlF6। कोई दिक्कत वाली बात है? इंडिया के अंदर ये मिलता है माइका के फॉर्म में। देखो ये तो रहा बॉक्साइट, आपका दिखाई पड़ रहा है, ये आपका बॉक्साइट है, ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका क्रायोलाइट है, और ये हो गया आपका माइका। माइका बोलते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। ग्रेनाइट के पत्थर नहीं देखे आपने, तो इसी तरह की तो अपीयरेंस होती है। ये इंडिया के अंदर आपको किस फॉर्म में दिखाई पड़ता है? माइका के फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला है K2O.3Al2O3। तो ये तीन फॉर्म Al2O3 के है ना, इससे क्या कर लिया जाता है? एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं है, इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी के अंदर फ्रंट पेज पे दिया गया है, तो वो आपको बता दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज, जो कि आप मोस्ट ऑफ दी क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात भाई?